पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक ऐसा स्टॉक जो काफ़ी फेमस है रिटेल इन्वेस्टर में। और क्यों है? क्योंकि ये स्टॉक अभी कहते हैं ना कि रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करने वाला है और बड़ा योगदान देने वाला है, इसलिए ये स्टॉक काफ़ी भाग रहा है। पिछले 1 साल में 211% का रिटर्न दिया है। ये स्टॉक जो पहले काफ़ी चल ही नहीं रहा था बिकॉज़ इट वाज़ अ पीएसयू स्टॉक, लेकिन अभी अगर आप देखो सभी पीएसयू स्टॉक भाग रहे हैं और उसमें पावर सेक्टर में अगर बात करें तो पीएसयू में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे कैसा है ये स्टॉक। सो पावर फाइनेंस की बात करें हम लोग, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, ये स्टॉक आपको भी पता है कि बेसिक ट्रांसमिशन हो या पावर जनरेशन, वहाँ वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है। और ओवर द इयर्स ये स्टॉक ने कंपैरेटिवली, अगर हम लोग 2 साल पहले की बात करें तो ओके टाइप ऑफ रिटर्न्स है, उतना कुछ खास नहीं था। ऑफ कोर्स ये डिविडेंड बहुत ही अच्छा दे रहा है ओवर द इयर्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इतना कमाई देके नहीं दिया था। लेकिन 2 साल से जब से मोदी साहब ने बोला है कि भाई पीएसयू स्टॉक्स बाय कीजिए, तब से ये पावर स्टॉक भी बहुत ही परफॉर्म करे। और एक बात चल रही है 2023 से कि रिन्यूएबल सेक्टर में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बड़ा योगदान होगा। अब अगर हम लोग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, सिर्फ 12% अभी करंटली रिन्यूएबल सेक्टर में फाइनेंसिंग हो रही है, लेकिन आगे जाके ये बड़ा होगा। ऑलमोस्ट अभी 25% टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है वहाँ उन्होंने बेसिकली फाइनेंसिंग की है और आगे जाके काफ़ी बनने वाली है। और यही वजह से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भाग है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें तो आईआरईडीए कैसे भूल सकते हैं, जो इनका एक तरह से, अगर रिन्यूएबल सेक्टर की तो एक तरह का कॉम्पिटिटर है, लेकिन आईआरईडीए भी बेसिकली इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी ओनली। बट हाँ, तो पीएसयू में कहते हैं ना पावर फाइनेंस और आईआरईडीए काफी है, ऑफ कोर्स आरईसी भी है। अब चलिए बात करते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में थोड़ा डिटेल में, यहाँ से कैसे हो सकता है, कैसे स्टॉक्स बढ़ सकता है, एज ए इन्वेस्टर यू शुड इन्वेस्ट और नॉट। तो टॉकिंग अबाउट दैट, मैं जब प्रेजेंटेशन ओपन कर लूँ, और बिफोर दैट गाइस, अगर आपने ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। ऑल्सो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चले टॉकिंग अबाउट दैट, लेट मी 1 मिनट ओपन द पीपीटी। यस, सो हियर इट इज। सो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, जैसे मैं प्रोडक्ट वाइज हम लोग बात करें, नहीं पहले प्रोडक्ट वाइज, यस, इंटरेस्ट रेट ही ऑफ कोर्स उनकी मेन इनकम है जो आपको यहाँ दिख रही है। इंटरेस्ट इज द मेन इनकम। ओके, सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि कैसे सेगमेंट वाइज है, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं ना, तो जनरेशन ऑलमोस्ट 47% है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 42% है, रिन्यूएबल एनर्जी 10% है, जो अभी काफी कम है। आगे जाके ये नो एक अपवर्ड ट्रेजिटरी में जाएगा और उसके वजह से काफी फोकस रहा है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं कि कंज्यूमर सेगमेंट, तो कंज्यूमर सेगमेंट पब्लिक सेक्टर का ऑलमोस्ट, अगर हम लोग देखें तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी को ज़्यादा फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 84.2% और प्राइवेट सेक्टर 15.8% है। तो ज़्यादा पीएसयू पे ज़्यादा फोकस है उनका, और प्राइवेट में हाँ है, लेकिन काफ़ी लेस फंडिंग है कंपेरेटिवली। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि उनका परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रहा है पिछले साल से। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 25% का यहाँ ग्रोथ दिख रहा है हमें। सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं कि 1 मिनट, देखो ये 25% का ग्रोथ दिख रहा है। सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल स्टैंड अलोन एनुअल प्रॉफिट वो 14,367 करोड़ पहुंच गया, ऑलमोस्ट 24% से इंक्रीज हुआ है। सो एक अच्छा परफॉर्मेंस है। पहले यही तो शिकायत थी कि ये पीएसयू स्टॉक्स ना ज्यादा परफॉर्म नहीं करे, अभी आप देखो परफॉर्मेंस बढ़ा है और डिमांड भी काफी बढ़ी है। अगर हम लोग सिर्फ डिमांड की बात करें पावर जनरेशन की, तो ऑलमोस्ट 12% सीएजीआर से डिमांड बढ़ने वाली है कुछ नेक्स्ट सालों में, तो वो भी एक अच्छा है। और ऑलमोस्ट कहते हैं ना कि 25% ज्यादा कैपिटल एलोकेशन होगा इन सेक्टर में गवर्नमेंट की ओर से, तो काफी फोकस दिया जा रहा है पावर सेक्टर में, और उसमें भी खास रिन्यूएबल सेक्टर में। आपको भी पता है कि मोदी जी का एक बड़ा थीम है, जैसे रेलवे, डिफेंस, रिन्यूएबल्स एंड पीएसयू। तो रिन्यूएबल्स में भी पावर फाइनेंस इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, तो उसी की वजह से ना यहाँ काफी तेजी दिख रही है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि उनका डिविडेंड, तो डिविडेंड हमेशा उनका अच्छा रहा है, 2.5 पर शेयर, टोटलिंग 13.5 रुपीज पर शेयर। उनका डिविडेंड हमेशा कंपेरेटिवली अच्छा रहा है ओवर द इयर्स।
अगेन एनपीए लेवल भी वो लोग काफ़ी काम करे, तो करंट ग्रॉस एनपीए उनका 3.34 है। और अगर हम लोग सभी फाइनेंस कंपनी के हम लोग, मैं आपको आगे जाके चार्ट भी दिखाऊँगा कि वहाँ उनका एनपीए काफ़ी कम है कंपेयर्ड टू अदर कंपनीज़। जब हम बात करते हैं कि ओवरऑल ये स्टॉक ने परफॉर्म कैसे किया है, तो स्टॉक ने, अगर हम देखो, सेल्स 16% से 10 साल में बढ़ा है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी 14% से बढ़ी है, लेकिन स्टॉक प्राइस 18% से बढ़ा है। जब हम 3 साल की बात करें, 8% से सेल्स बढ़ा है, 19% से प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन 3 साल से ये देखो एनुअल सीएजीआर रिटर्न ऑलमोस्ट 76% है। और इस साल तो प्रॉफिट 24% हुआ, लेकिन 209% का रिटर्न है। ये क्या दिखा रहा है कि ना काफ़ी प्रीमियम मिल रहा है, और वो क कुछ नहीं है कि बेसिकली पी एक्सपेंशन हो रहा है इस कंपनी का। जब पी एक्सपेंशन होता है तो आपका ईपीएस तो बढ़ता है, लेकिन ईपीएस से भी ज़्यादा स्टॉक प्राइस बढ़ता है, क्योंकि पी भी एक्सपेंशन हो रहा है। तो यही हो रहा है अभी पीएफसी में, जहाँ ज़्यादा प्रीमियम दे रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि आगे जाके पीएफसी परफॉर्म कर पाएगा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कंपैरिजन बाकी सब कंपनीज के साथ, तो अगर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, तो उनके जैसे ये पी है 9.28, ओवरऑल 32 का पी है। जबकि इन हम लोग, उनका कॉम्पिटिटर कौन है? मेनली अगर आप देखो तो आरईसी होगा, ओके, व्हिच इज़ 11.8, 32 पी काफ़ी कम है, अभी भी 9.28 है। जबकि इंडियन रिन्यूएबल का ऑलमोस्ट 50-60 का पी है, व्हिच इज़ क्वाइट हाई कंपेयर्ड टू द एनी पावर फाइनेंस कंपनी, ओके। तो आप देख सकते हो कि फाइनेंसिंग कंपनी में वो भी पावर सेक्टर में, रिन्यूएबल सेक्टर में इतना हाई पी है, तो ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट द पी रेशियो इज देयर। आरओई 21 का है, आरओसी 29। जब हम लोग इंडियन रिन्यूएबल्स की बात करें तो 17 है, और यहाँ 9 है, ओके। आरओए 2.74 है, और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, यहाँ इंडियन रिन्यूएबल्स का 2.2 है, और आरईसी का 2.79 है। सो ओवरऑल रेशियो तो ठीक-ठाक ही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे भी हम लोग रेशियोज़ देखते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरऑल, जब हम बात करते थे कि भई सेल्स का ग्रोथ कैसा है, तो कंपैरेटिवली आप देख रहे हो कि ओवरऑल ठीक-ठाक है, लेकिन यहाँ ही इंडिया रिन्यूएबल काफ़ी आगे है। इवन आईआरडीडीए अगर प्रॉफिट की बात करें, तो इन लोगों से काफ़ी आगे है, पावर फाइनेंस और आरईसी से। ठीक है? सो 3 साल का रिटर्न में तो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। जब हम लोग बात करते हैं कि ओके, फ्री कैश फ्लो, इंटरेस्ट कवरेज भी कवर है, बाकी सब तो ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन नेट प्रॉफिट परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 31%। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ओवरऑल। सो ओवरऑल रेशियो इसके ठीक-ठाक ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। हाँ, लेकिन अगर हम लोग पी एक्सपेंशन और वो सब की बात करें, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा है। अगेन पीएफसी में क्यों बड़ी रैली आ रही है? तो एक तो सबसे बड़ा जो टेलविंड है, वो है पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो फोकस रहा है गवर्नमेंट का, उसके वजह से एक बड़ा टेलविंड आ रहा है, और काफ़ी नए-नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और बेसिकली रिन्यूएबल सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है। जैसे कंटिन्यूअसली लार्ज, ये जैसे ये पीएफसी के लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी लेंडर इन इंडिया, वो आईआरईडीए से भी बड़ा लेंडर है, और उसके वजह से ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके वजह से ज़्यादा मेनली फोकस रहा है। अगेन रिन्यूएबल सेगमेंट लोन ग्रोथ ग्रोइंग एट 25% ईयर ऑन ईयर ओवर 60,200 करोड़। तो 25% से ये ग्रोथ हो रहा है रिन्यूएबल सेक्टर से, व्हिच इज़ क्वाइट रिमार्केबल। सिमिलरली इंटरेस्ट इनकम जो है वो ऑलमोस्ट 90 बिलियन है, ऑलमोस्ट 17.8% से ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। जब हम लोग बात करते हैं कि इनकम ग्रोथ की, तो वो भी ऑलमोस्ट 14% का ग्रोथ आ रहा है इन द लोन पोर्टफोलियो। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, अ गुड अमाउंट ऑफ, कहते हैं ना, ग्रोथ इज कमिंग इन द लोन लोन पोर्टफोलियो, सो व्हिच इज क्वाइट गुड। सिमिलरली अगर अगेन उनके एनपीए भी कंपैरेटिवली काफी लोअर है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, तो इनके एनपीए भी जो पहले थे उससे काफी स्लोली एंड ग्रेजुअली वो लोअर जा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग ग्रोथ एस्पेक्ट्स की बात करें, तो बेसिकली काफ़ी बड़ी-बड़ी फर्म है, जैसे इनिशियली अभी बर्नस्टाइन ने उन्होंने बोला है कि भाई पीएफसी का काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा यहाँ से। अगेन वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो पावर साइकिल इंडिया में आ रही है ना, वो ड्यूरेशन और बड़ा लंबा होगा, एंड इसमें ही एनपीए रिस्क वो हमेशा लोअर होगा, क्योंकि जैसे डिमांड की, पावर की डिमांड इतनी रहेगी, तो ये इस एरिया में काफ़ी ग्रोथ भी आएगी। इसके वजह से यहाँ
बेसिकली कह सकते हैं ना कि इतना प्रॉब्लम नहीं होगा एनपीए में। सो ओवरऑल आगे जाके भी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अच्छा कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द ब्रोकिंग फर्म बर्स्टाइन इज। ओके, ये बहुत बड़ी फर्म है। अगेन वो बोल रहे हैं कि भाई अगर हम लोग बात करते हैं लीवरेज पावर सेक्टर की, तो प्लेयर स्पोर्ट एंड दे शो ए स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन बिटवीन पावर प्राइस एंड स्टॉक देन द अदर बैंकिंग पीयर्स। तो क्या होता है कि अगर पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, पावर की डिमांड बढ़ेगी, तो इन सब कंपनियों में प्रॉब्लम नहीं आएगी और यहाँ रिकवरी भी फास्ट होगी। तो वो बैंकिंग से आप कंपेयर नहीं कर सकते, या रिकवरी भी फास्ट क्योंकि डिमांड ही इतनी ज़्यादा है। और आपको भी पता है पावर की डिमांड रहेगी, क्योंकि देश अगर आगे बढ़ेगा, देश अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बढ़ेगी, तो भाई पावर की तो डिमांड रहेगी ना। तो वही चीज़ यहाँ दिख रही है कि जैसे-जैसे आगे जाके पावर की डिमांड बढ़ेगी, इनके एनपीए के चांसेस कम होते जाएँगे और वही चीज़ होगी जिससे उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कि उनका आरओई बहुत अच्छा है, जैसे मैंने बोला ऑलमोस्ट 22 के ऊपर उनका आरओई, सो व्हिच इज क्वाइट गुड फॉर पीएफसी। सिमिलरली अगर बात करें कि बाकी सब पीयर्स के साथ वो कंपेरेटिव चीपर वैल्यूएशन में, अब जैसे वो 9 का पी चल रहा है, अब आप बोलते हो कि भाई आईआरडीए का 58 59 का पी है और ये 9 का है, तो काफी सस्ता है, काफी सस्ता है। अब बात करेंगे बाकी सब ग्रोथ एस्पेक्ट, तो 100 आईआरडीए में परफॉर्म होने के चांसेस भी हमेशा ज्यादा रहेंगे, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी और डायरेक्टली वो सेक्टर में अगर ग्रोथ होता है तो इनको फायदा होने वाला है। अगर अगेन एक्सपेंडिंग लोन बुक है, अगेन वो एक सस्टेनेबल मैनर में रहेगी, बोथ बॉटम लाइन एंड रॉबर्ट एसेट क्वालिटी आगे जाके रहेगी। अगेन सब्सटेंशियल रूम ऑफ ग्रोथ, काफी ग्रोथ है, चांसेस है कि आगे जाके ग्रोथ रहेगा, कंटिन्यू टू ओवरकम क्रिटिकल रेजिस्टेंस बैरियर। सो बिकॉज इनका ग्रोथ एस्पेक्ट ज्यादा है, दैट्स व्हाई वो डिमांड में भी है। और वो कहते हैं ना कि कौन सा स्टॉक ज्यादा डिमांड होगा, जहां आपको लंबे समय तक ग्रोथ दिखता है। अगर रिन्यूएबल सेक्टर और पावर सेक्टर की डिमांड बढ़ने वाली है, तो ये स्टॉक में होगा। तो आप बोलेंगे ये तपन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, वो पावर सेक्टर में, पावर सेक्टर की डिमांड तो सालों से, तो ये अभी क्यों भाग रहा है? अभी इसलिए भाग रहा है कि एक नया जो इसमें एरिया ज्वाइन हुआ है रिन्यूएबल सेक्टर का, और रिन्यूएबल एरिया में काफी बड़ा काम होने जा रहा है, वहां उनका फाइनेंसिंग बड़ा होगा। ऊपर से क्या हुआ है कि अभी वो जो एनपीए इश्यूज काफी कम हुए, जो पहले ज्यादा रहते थे, पहले रिकवरी नहीं होती थी। दूसरा, एक बात समझ लो कि जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती है, देश हाउस होल्ड्स के पास पैसे आते हैं, तो जो डिफॉल्ट होते हैं पावर बिलिंग में या वो है, वो सब कम हो जाते हैं। ओके, तो देश आगे बढ़ता है, तो आपका जो साइकिल भी है ना, थोड़ी फास्ट हो जाती है। पहले क्या था कि काफी एनपीएस भी आते थे, लेकिन अभी मोस्टली पीएसयू कंपनी के पास भी कैश आने लगा है, उनकी रिकवरी भी अच्छी हुई है, और उनके ऑपरेशनल जिस तरह से वो लोग ऑपरेट करे वो भी काफी है, तो रिकवरी पार्ट इतनी ज्यादा फास्ट हो गई, जिसके वजह से एनपीए भी आपके कम आ जाते हैं। सो होप यू आर एबल टू बेसिकली कनेक्ट द डॉट्स, ये बहुत ही जरूरी आपको समझने के लिए। अगर हम लोग बात करें नेट एनपीए कंपैरिजन, जो मैं बता रहा था कि काफी कम हुआ है, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर आप यहाँ देखोगे, तो ओवरऑल ये जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ब्लैक में है, तो अगर देखो सबसे कम है ऑलमोस्ट 0.85%। ओके, तो ये एक समय पे कितना हाई था, ऑलमोस्ट आप बोलो 10-12% था। अब ये 12% का आप यहाँ देखिए कि किस तरह से ये नीचे आया है। ओके, कितना नीचे, अब ये 12% कब था, वो ऑलमोस्ट 2017 था, और जो अभी 2024, तो 7 साल में किस तरह से कम हुआ है। और यही मैं एंगल आपको बता रहा था कि जैसे आपका देश बढ़ता है, जैसे आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, और आपका कहते हैं ना कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है, बीच में से लीकेजेस निकल जाते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक एनपीए कम होता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में भी क्या हुआ है, आपके एनपीए पिछले 4-5 साल से काफी डाउन है, तो वही वजह से जो स्टॉक होता है उसका री रेटिंग हो जाता है, और वही री रेटिंग अभी आपको पीएसयू में दिख रहा है। हम लोग आरईसी की बात करें, तो आरईसी भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 6 से 7% था, जो नीचे आ गया था ऑलमोस्ट अभी 1% के आसपास है। सिमिलरली हम लोग अगर ये बात करें ओवरऑल ये येलो कौन-सा है, छोलामंगलम, चलो उन सब की बात नहीं करते श्रीराम की, लेकिन मेन हम लोग पावर फाइनेंस की बात करें तो काफ़ी कम हो चुका है, व्हिच इज़ व्हाई पीएफसी इज़ एबल टू परफॉर्म लाइक दिस। ओके, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि एज ए इन्वेस्टर आपको ये स्टॉक में क्या करना चाहिए और रियल यू शुड रियली इन्वेस्ट और नॉट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जो यहाँ आए हो कमाने के लिए आए हो, और ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। ये स्टॉक ने, जैसे आप देख रहे हो कि डबल हो चुका है, 210% इस साल में डबल हो चुका है। 2000 हम लोग 22 की बात करें तो ये 100 रुपए के नीचे चल रहा था, 2024 में बात करो तो ये 500 के ऊपर चल रहा है। तो क्या भाई अभी डालना चाहिए? देखो यहाँ 2 थीसिस काम, एक थीसिस मेनली आपको काम लगी कि आपको ये देखना है कि आगे जाके ये सेक्टर कैसे ग्रो होगा। तो लग रहा है कि बड़ा ग्रोथ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फ़ोकस है कि भई हाँ, आगे जाके रिन्यूएबल सेक्टर और बेसिकली पावर सेक्टर को आगे बढ़ाना बहुत ही बड़ा फ़ोकस है, और अभी डेफ़िसिट लिटिल बिट चल रहा है। समर, ये अगर हम लास्ट समर की बात करें ना, सीरियसली डेफिसिट था, प्रॉब्लम था पावर कंपनीज में, और वहाँ इतनी डिमांड थी, ऊपर से गर्मी बहुत हुई थी। अभी क्या है कि बात, अभी मैंने आज एक आर्टिकल सुना है कि भाई पिछले नेक्स्ट 3-4 साल में एसी का कंजम्पशन डबल होने वाला है। अगर भाई एसी का कंजम्पशन डबल होगा तो भाई बिजली ज़्यादा चाहिए तो पावर कंपनी ट्रांसमिशन, उनको ज़्यादा पावर जनरेट करना पड़ेगा, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो लोन ग्रोथ बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। हाँ, लेकिन आप बोलोगे भई इसमें एनपी आएगा तो, लेकिन एक बात समझ लो, अगर पूरा देश आगे बढ़ेगा, तो जो भी कंज़म्पशन होगा उसके पैसे आएँगे तो ट्रांसमिशन और जनरेशन वालों को पैसे आएँगे, इनको आएँगे तो ये लोग इंटरेस्ट पे करेंगे इन सब कंपनियों को, तो इन लोगों को भी बल्ले-बल्ले है, सबकी बल्ले-बल्ले है एट द एंड ऑफ द डे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये डायरेक्टली कोरिलेशन होता है कि आपका इकोनॉमी कैसे बढ़े, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कब आता है? डिफ़ॉल्ट वही आता है जब आप पे नहीं कर पाते हो। ऊपर से रिन्यूएबल सेक्टर बड़ा बढ़ने वाला है। तो हम बात करेंगे भई आईआरडीए तो परफ़ॉर्म अच्छा करेगा ना, कि उसमें फ़ोकस ये भी कर सकता है, क्योंकि कोई भी सेक्टर में 2-3 बड़े प्लेयर चाहिए आपको। तो ये रिन्यूएबल सेक्टर जो ग्रो होगा, जो एक सब सेक्टर है पावर सेक्टर का, तो उनको भी नो 2-3 बड़े प्लेयर चाहिए, तो इसमें पीएफसी हो या आरईसी हो या आईआरडीए, इन इन लोगों का बड़ा रोल रहेगा। तो अगर हम लोग ये देखें तो हाँ, डिमांड तो है। अब आप बोलोगे कि वैल्यूएशन तो इतना खास नहीं है, ठीक है, 9 है तो, लेकिन वही है कि इतना भाग चुके हैं, तो आप देख सकते हो कि आपके पास, अगेन मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ गाइस, जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के बोल रहा हूँ, सजेशन के लिए बोल रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन मत समझना। एंड बिफोर यू इन्वेस्ट गाइस, एक खुद का अच्छा खासा रिसर्च करके ही डालना। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन ओपनली ऐसे हम लोग रिकमेंडेशन दे नहीं सकते, तो जस्ट टेक इट एज अ सजेशन। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। या मैंने इस कंपनी में डाला नहीं है, और मेरे कोई क्लाइंट ने डाला होगा तो मुझे पता नहीं है, ओके, जस्ट टू मेक यू अ डिस्क्लेमर। बट यस, स्कोप बड़ा है, थिंग्स आर गोइंग ऑन वेरी वेल इन दिस सेक्टर, तो आई थिंक अगर आपके पास है यू शुड होल्ड इट। इसका डिविडेंड भी बहुत अच्छा है। जस्ट सी हाउ द sector is performing for next few quarters, and then you take your own good decision where what you want to do with this sector, okay, but overall things are much better। ठीक है, तो ये था ओवरऑल पीएफसी के बारे में। खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। बाय द वे, आपको ये, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू एवरीवन गाइस। आपके लिए ही हम लोग यहाँ बैठे, और आपको कोई चाहिए कि आपका कोई स्टॉक एनालिसिस किया, तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट टाइम मैं वो स्टॉक जरूर कवर करूंगा, ओके। चलिए, अब मैं थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर ने पूछे। आपको भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। तो चलिए क्वेश्चंस के ले लेते हैं। सो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है बेसिकली अजय मैन के, शुड यू बाय ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज बिकॉज इट्स प्रॉफिट मार्जिन है। ये बात आई थिंक मैंने कल ही टीसीएस का जो रिव्यू किया था, वो मैंने वीडियो रिलीज किया था कि क्या आईटी सेक्टर में कमबैक आ रहा है, तो उसके बारे में बोलते हैं। वहाँ ओरेकल का ऑफ कोर्स उनके मार्जिन, लेकिन वही है अजय, आपको थोड़ा फ्यूचर का देख के डालना है, तो मैं डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन
आप फ्यूचर स्कोप देख लीजिए और फिर डालिए। ज़रूरी नहीं है कि हाई मार्जिन है तो फ्यूचर ग्रोथ भी आगे इतना जाके रहेगा। तो क्योंकि उसका वैल्यूएशन भी उस तरह से होगा, लेकिन आई थिंक यू शुड check it then only invest. Okay, मेरे हिसाब से ना आई थिंक यू शुड वेट, देयर आर मेनी अदर स्टॉक्स आल्सो अवेलेबल कंपेयर्ड टू दिस स्टॉक। ओके, अगेन खुद का रिसर्च पहले कर लेना इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए अनज डीपी का बात करें कि जियो फाइनेंस का कैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नहीं, जियो फाइनेंस आई थिंक इज इन अ गुड पिच। ओवरऑल अगर हम लोग जियो फाइनेंस की बात करें, स्कोप बहुत बड़ा है और वो अच्छा खासा टक्कर दे सकती है बजाज फाइनेंस को। और भाई मुकेश अंबानी की कंपनी है तो वैल्यूएशन तो बहुत हाई है, लेकिन स्कोप बड़ा है इसलिए आप थोड़े पॉजिटिव। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आप वेट कर सकते हो। आपको चाहे तो आप में पुराना जियो फाइनेंस का एक वीडियो है जो आप देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी पता चलेगा। बट आई थिंक यू शुड स्टे इन्वेस्टेड, निकलने की कोई ज़रूरत दिख नहीं रही है। फिर सीतारमन का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वैल्यू स्टॉक एंड अ ग्रोथ स्टॉक? तो वैल्यू स्टॉक एंड ग्रोथ स्टॉक में गाइस आप समझो कि वैल्यू स्टॉक यानी क्या होता है कि प्राइस 100 है और वो आपको 60 में मिल रहा है। उसका अगर आप वैल्यूएशन निकाल दो कोई कंपनी को, वो 100 है, वो 60 में ले, वो है वैल्यू स्टॉक, तो आपको सस्ता मिल रहा है। ग्रोथ स्टॉक वो है कि जो आपका स्टॉक है ना, वो जिस सेक्टर में, जैसे आपका स्टॉक एफएमसीजी में है और एफएमसीजी में समझ लो टूथपेस्ट है। ओके, टूथपेस्ट में ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ 10% है, लेकिन आपका ग्रोथ ऑलमोस्ट 25 से 30% से चल रहा है और आपका ग्रोथ है ना कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स काफी हाई है। और जब आपका हाई होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई होती है, तो वो एक तरह से ग्रोथ होता है, ग्रोथ स्टॉक होता है जो काफी फास्ट आपका सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, वो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कोई वैल्यू स्टॉक ग्रोथ स्टॉक हो। क्यों? क्योंकि वैल्यू सस्ते में मिले, लेकिन सस्ते में मिलने का भी कारण वो होता है कि वो कोई डिमांड में ना हो। लेकिन क्या ये फ्यूचर में ग्रोथ देगी? अगर फ्यूचर में ग्रोथ दे रही तो ही वो वैल्यू स्टॉक लेने का कोई मतलब है। अगर वो स्टॉक में फ्यूचर में वो कंपनी स्टॉक देगी नहीं आपको ग्रोथ, तो उस स्टॉक को लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बिफोर यू कहते हैं ना कि आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि भाई सस्ता मिल रहा है ले लो, लेकिन क्या काफ़ी टाइम आपको ये समझना है कि सस्ता इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। और जब डिमांड नहीं है और सस्ता लेके कोई फ़ायदा नहीं है। स्टील कंपनी देखो आपको बहुत सस्ते में मिल जाती है, 5, 6 या 10 पी में। तो क्यों? लेकिन उसकी डिमांड नहीं है क्योंकि वो साइक्लिकल इन बिज़नेस है। तो ये चीज़ आपको वैल्यू और ग्रोथ स्टॉक में देखना चाहिए। वैल्यू स्टॉक जिसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, दैट इज़ अ मल्टी बैगर फॉर द फ्यूचर। अगर वैसा मिल जाए तो उससे बेहतरीन कोई स्टॉक नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। होप आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है। नैरोटन का गुड वीडियो, थैंक्स। फिर दूसरा एक क्वेश्चन है कि सर किसका काम रुद्राक्ष का क्वेश्चन है कि सर आरबीएल बैंक है, क्या मैं होल्ड करूँ? आरबीएल बैंक में वही मैंने जो वीडियो निकाला तो उसमें वही है कि प्रॉब्लम कि जिस तरह से ये मैनेजमेंट के चेंजेस हो रहे हैं, अभी नए सीईओ आए तो देखना पड़ेगा। और लेकिन समहाउ नो आरबीएल बैंक ने परफॉर्म नहीं किया है। ऑप्टिमिस्टिक तो सभी है इन स्टॉक में, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो तो वो एक तरह से लैगार्ड है कंपेयर टू ऑल अदर बैंकिंग स्टॉक। आप 1-2 क्वार्टर वेट करना है तो कर सकते, देन यू टेक योर ओन डिसीजन इफ यू वांट टू गेट आउट फ्रॉम द, देयर आर मच बेटर स्टॉक्स अवेलेबल इन द बैंकिंग सेक्टर। वो आप देख सकते। अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ा सजेशन है, आप खुद रिसर्च करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर सीतारामन का क्वेश्चन है कि थैंक यू फॉर द टेलिंग दैट फोकस ऑन स्मॉल एंड मिड कैप आईटी स्टॉक्स। ये हमने जो अभी निकाला था बेसिकली आईटी में हमने जो वीडियो बना था उस पे बात चल रही है कि हाँ, अब टीसीएस है, टीसीएस ऑफ कोर्स इट्स अ लार्ज कैप स्टॉक और ओवरऑल वही होता है कि ना जब इतनी लार्ज कैप होती है तो वो चलती भी स्लोली एंड ग्रेजुअली। हाँ, लेकिन आईटी स्टॉक्स में अगर एक रिवर्सल आता है ये टीसीएस की वजह से लग रहा है, तो आई थिंक स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक ज़्यादा भागेंगे कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो कि जब आप ये कोई आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। चलिए तो यहाँ तक रखते हैं गाइस। आपके कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग और डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और हम मिलते हैं कल वापस एक नए वीडियो के साथ। सी यू देन।